वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं बाल विकास मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा का सारा आपका डिस्कस हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जुड़ जाइएगा और अपनी टीचिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ आगे देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले मैं इसके अर्थ को ही समझ लेता हूं, यानी कि मनोविज्ञान भाषा में मतलब होता ही क्या है, यानी कि जो साइकोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं, ये मनोविज्ञान कैसे बना और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मेन पॉइंट को हम देख लेते हैं। मनोविज्ञान जन्मदाता जो है दर्शन शास्त्री है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मनोविज्ञान अलग विषय के रूप में विकसित नहीं था, बल्कि क्या हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। बल्कि यह दर्शन शास्त्र का एक शाखा के रूप में था। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी से बना है। किसका है? अंग्रेजी शब्द का, एक साइकोलॉजी शब्द का, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी जो शब्द भैया है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा साइक, और दूसरा क्या है? लोगास। और साइक का अर्थ क्या होता है? आत्मा। अगर बात करते हैं लोगास की तो इसका अर्थ हो जाता है विज्ञान। तो इसको अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाता है? आत्मा का विज्ञान। यानी कि साइकोलॉजी को हम बोलते हैं आत्मा का विज्ञान, जिसे हम सीधी भाषा में बोलते हैं क्या? मनोविज्ञान। चलिए आगे हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अगर बात करते हैं भैया मनोविज्ञान के जनक के बारे में तो कौन है? मनोविज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास का महत्व क्या है, यानी कि हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में, बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षार्थी की दृष्टि से, यानी कि बालक की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये बनता है कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन। अब बात करते हैं भैया विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। पहले कौन से हो जाएंगे? पहले वो बालक हो जाएंगे जो क्या होते हैं भैया कि पिछड़े बालक हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे क्या हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा होशियार टाइप के बालक, जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 120 प्लस या 140 प्लस होता है ना। और तीसरे टाइप के हो जाते हैं यानी कि शरीर में कोई विकृति हो, या बोल सकते हैं उनको कम सुनाई पड़ता हो, कम बोल पाते हैं या देख नहीं सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे भैया? विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन करना, इनको पहचानना कौन कौन से विशिष्ट बालक हैं और किनको किस तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है कि रुचियां, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। अब देखेंगे कि भैया सभी बालकों की जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, सभी का अलग अलग होता है। तो हम किस बालक को किस तरीके से डील करें और किस तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं, कैसे जानेंगे? ये हम उसकी रुचियां और प्रेरणाओं को जानकर पढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि भैया बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन, यानी कि बालक की विशिष्ट योग्यताओं से इसका मतलब ये है कि भैया कोई बालक क्या होता है? कला में अच्छा होता है, कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, किसी का खेल अच्छा होता है। तो बालक की पहचान करना, उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ है, उसको अध्ययन करना और उसी के हिसाब से उसका जो भविष्य है उसी में बढ़ाना। अगला पॉइंट हमारा है कि बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। अब बालक की भैया अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि बालक क्या हो? पहले शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है ना, ऐसे किशोरावस्था, उनकी जो अवस्थाएं उनका अध्ययन किया जाता है। चलते हैं जान लेते हैं भैया शिक्षक की दृष्टि से बालक का बाल विकास का क्या महत्व हो जाएगा, इसको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है, यानी कि जो शिक्षक है भैया उसको क्या होता है कि उसकी सारी अवस्थाओं का ज्ञान होगा, तभी तो शिक्षक बना ना। तो यानी कि उसने सारा का सारा अध्ययन कर चुका है और उसको टीचिंग के माध्यम से पहले ही अच्छे से समझ चुका है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जो शिक्षक है ना, जो बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया ना, उसमें क्या करता है भैया? हेल्प करता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। यानी कि अगर शिक्षक बना है तो शिक्षक किस लिए बना है? क्योंकि उसको सारी शिक्षण की विधियां आती हैं कि बच्चे को कैसे डील करना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो यानी कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। अगला पॉइंट जान लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। बालकों से अगर अनुशासन बनाएंगे तो आप पीट कर नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मनोवैज्ञानिक तरीकों से भैया क्या करेंगे भैया? अनुशासन क्लास में बनवाएंगे। चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है कि विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। जो विकास है ना उसका बालक का,
उसके सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, इसके एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे, जो कि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न बनेगा आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया है कि शिक्षक बालक की योग्यता, क्षमता, वृद्धि, ज्ञान आदि को जान पाता है। किसमें? इसके भैया सिद्धांतों के आधार पर। कैसे? जैसे कि आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, शिक्षक क्या करेगा भैया, बालक का पूर्व ज्ञान जानेगा। इससे क्या समझ में आ जाएगा, उसका भैया योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसकी वृद्धि क्या है, और उसका ज्ञान को सब कुछ जान लेता है। अगला पॉइंट है शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य प्रेरणा देता है। यानी कि जैसे कि बालक कोई है, जैसे कोई बालक कला में अच्छा है, खेल में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, तो शिक्षक जो है उसकी रुचि के हिसाब से उसको क्या करेगा, प्रेरणा देगा, मोटिवेट करेगा, जो कि अपने जो भविष्य के विकास में अच्छा सफल हो सके। अगला पॉइंट है शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया क्लास में क्या है, कौतूहल, यानी कि चिल्लावा इल्लावा बहुत ज़्यादा मच रहा है, तो अच्छा वातावरण नहीं है ना। यानी कि जो कमरे का वातावरण है, विद्यालय के कमरे का वातावरण अच्छा बनाना, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, अच्छे से पढ़ सके। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक, यानी कि उसके सभी विकास के लिए, चाहे वो सामाजिक विकास हो, है ना, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, चाहे वो व्यवहारिक विकास हो, सभी में क्या होता है भैया, सहायक होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा बालक को कब क्या और कैसे सीखना है, सिद्धांत के द्वारा आसानी से सिखाया जा सकता है। यानी कि जो सिद्धांत बने हैं इनके द्वारा बालक को हर एक तरीके से हर एक चीज को समझाया जा सकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। यानी कि शिक्षक समझ जाता है कि भैया इस बालक के पूर्व ज्ञान से हमें इतना समझ में आ गया कि बालक कैसा है, पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि बालक है, होशियार बालक है, और इसके भविष्य में कैसा विकास होने वाला है। ये प्रगति जो है भैया शिक्षक को अनुमान में लग ही जाता है। अगला पॉइंट है बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। यानी कि जब तक भैया उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी बातों के बारे में नहीं जाने, उसकी समस्या को नहीं जानेंगे, तब तक समाधान नहीं किया जा सकता। यानी कि समस्याओं को जानकर उसका समाधान आसान हो जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, वृद्धि तथा विकास में मुख्य अंतर। आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि वृद्धि होती है और विकास होता है। शब्द जो आपके हैं बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, लेकिन इसका अंतर होता है। चलिए कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। एक होती है वृद्धि, एक होती है विकास। जो वृद्धि होती है क्या होता है कि जैसे कोई बालक है, पहले था 40 किलो का, अब हो गया 50 किलो का, क्या हुआ उसमें भैया वृद्धि हुई, विकास नहीं हुआ, क्या हुआ, वृद्धि हुई। वृद्धि जो होती है क्या होता है, वृद्धि में भैया क्या होता है, आकार बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। संख्या में कैसे, पहले 40 किलो का था, है ना, 5 फुट का था, अब वो 6 फुट का हो गया, मतलब ये संख्याएं हो गई। प्रकार हो गए, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, स्थिति होती है, भार होती है। यानी कि जितनी भी आपको फिजिकल एक्टिविटी, जो भौतिक अवस्थाएं हैं जो आप देख सकते हैं, देखने में आती हैं, ये हमारी क्या आती हैं, वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करते हैं भैया ये कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब क्या हो जाए, आकार, संख्या, ये सब मात्रात्मक हो गया। अब बात करते हैं भैया विकास के बारे में। यानी कि बालक की क्या हो रहा है भैया, शरीर में क्या बुद्धि का विकास हो रहा है ना। तो क्या है भैया, गुणात्मक होगी ना, ये भैया होती है गुणात्मक। यानी कि मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन जो होता है ना, ये हमारा होता है क्या, ये होता है विकास होता है। चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब आ जाता है अंतर, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं भैया अर्थ के बारे में, ऊपर हम बता चुके हैं कि अर्थ क्या भैया, इसमें मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। और निरंतरता की बात करते हैं, जो वृद्धि होती है एक सीमित समय के अंतर्गत होती है ना। जो विकास है जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे कि बालक है जिसकी जैसे हाइट 5 फुट होनी थी, एक लिमिट एज तक हो गई, वो बुढ़ापे तक बढ़ता नहीं रहेगा ना। लेकिन जो विकास है ना, ये हमेशा चलता रहता है। संबंध इनके बीच में बता ही चुका हूँ, विस्तृत संकीर्ण होता है। और एक पॉइंट दिया है भैया, परिणात्मक और गुणात्मक होता है। यानी कि जो वृद्धि है ना, परिमाणात्मक होती है, और ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। वृद्धि विकास के मापने में होता है ना। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हो जाएंगे, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले। यानी कि अगर किसी बालक को भैया पोषण है, अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा भैया, उसका विकास और वृद्धि अच्छी होगी, बुद्धि भी अच्छी होगी, है ना। ये सब होता है सामाजिक
वातावरण से भी होता है भैया, है ना, और लैंगिक से भी होता है यानी कि आनुवंशिकता से भी होता है, और घर के वातावरण से भी डिपेंड होता है। उसका क्या विकास और वृद्धि जो है भैया घर के वातावरण से भी डिपेंड होता है। लिंग भेद का मतलब हो जाता है कि भैया आप देखा होगा प्राचीन काल में, अभी भी बहुत सारी जगह चल रहा है, गाँव में भी चल रहा है कि क्या होता है भैया कि बालिकाओं को इतनी प्रधानता नहीं दी जाती है जितनी बालक को दी जाती है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है भैया कि वृद्धि और विकास में भी अंतर पाया जाता है। क्या होता है कि बालक का ध्यान रखा जाता है अच्छे से, बालिका का नहीं रखा जाता है, इसमें भी अंतर आता है। अगला दिया है कि आस पड़ोस का वातावरण, ये भी डिपेंड करता है कि बालक का जो विकास भैया है उसके घर से ही नहीं, आसपास के वातावरण भी डिपेंड करता है। और लास्ट आ जाएगा क्या, सांस्कृतिक वातावरण, यानी कि जो सांस्कृतिक वातावरण है ये भी अच्छा होना चाहिए उसके विकास के लिए। चलिए अब हम जान लेते हैं शैशवावस्था। आपका क्वेश्चन आता है कि भैया कि प्रयास और त्रुटि व्यवहार जो है बालक किस अवस्था में करता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। चलिए एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जन्म से लेके 3 या 5 वर्ष की अवस्था, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आपने 3 वर्ष पढ़ा होगा और कुछ के हिसाब से जन्म लेने के बाद 5 वर्ष तक की अवस्था जो है क्या है, शैशवावस्था होती है। आगे जान लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला है कि छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके सीखना, यानी कि जो बालक है स्टार्टिंग जो एज होती है उसकी भैया क्या करता है, छोटे छोटे शब्द पहले तो बोलता है ना, इसका प्रयोग करके धीरे धीरे वो बड़े शब्द बोलना सीख जाता है। फिर क्या करता है कि भैया बालक जब छोटा होता है जन्म के बाद चलना भी सीखता है, बड़े होके तो चलना सीखी पहले ही सीख चुका होता है, तो इसमें चलना भी सीखता है कौन से एज में, ये शैशवावस्था में सीखता है। प्रयास एवं त्रुटि व्यवहार करता है। और अगला पॉइंट हमारा है इंपॉर्टेंट, सही व गलत अंतर करना सीखता है, यानी कि सही और गलत का अंतर सीखता है किससे, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है बोलने लगता है तो माँ बाप से पूछता है ना, ये बात सही है गलत है ना। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था। अगर बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की तो इसका पहला पॉइंट हमारा बन जाता है कि बालक का व्यवहार जिद्दी, आज्ञा ना मानने वाला होता है। बालक जो पूर्व बाल्यावस्था में होगा आपने देखा होगा ना, क्या होता है, हठी टाइप का होता है, वो अपनी बात मानता है किसी की बात नहीं मानता है। तो ये कब होता है, ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट बन जाता है कि बालक खिलौने से खेलना पसंद करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि खिलौने की आयु कौन सी होती है, तो ये होती है पूर्व बाल्यावस्था। इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फिर भी आने का चांस है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके अंदर क्या जिज्ञासा चलती रहती है। अगला पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है। क्या होता है, शारीरिक जो परिवर्तन है वो भी तेजी से होता है। अगला है नकल करने की प्रवृत्ति होती है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। अगला है भाषा का विकास हो जाता है, यानी कि जब बालक छोटा होता है तो भैया कुछ छोटे छोटे शब्द ही आते हैं, लेकिन इस टाइम क्या करता है कि भैया वो अपनी मातृभाषा को बोलना सीख जाता है। जैसे किसी की हिंदी है तो हिंदी सीख जाता है, और कोई इंग्लिश माहौल में रहा है तो अंग्रेजी सीख जाता है, उर्दू वाला उर्दू सीख जाता है, और तमिल वाला तमिल सीख जाता है। अगला पॉइंट है कि संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन कैसे हो जाएंगे, जैसे कि भैया क्रोध भी आता है, इसको डर भी लगता है, खुशी भी होती है और दुख भी होता है, ये इसके क्या संवेग हो जाएंगे, और कब के हो जाएंगे, पूर्व बाल्यावस्था के हो जाएंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि हम उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। जो बच्चे खेलते हैं अपने साथी कैसे बनाते हैं, अपने उम्र के बनाते हैं, तो ये पॉइंट हमें बताता है कि अपने बराबर उम्र के साथ बच्चों के साथ ये खेलते हैं। और अगला पॉइंट हमारा दिया है कि बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, यानी कि बालकों को लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा लगता है। और अगला पॉइंट हमारा आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। किसके बारे में, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे। इसके पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट इसका बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बालक में चेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होता है। किसका, बालक में चेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होता है। किस एज में होता है, ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन कब होती है, उत्तर बाल्यावस्था में होती है। क्या समझता है कि भैया हम स्वतंत्र हैं, अपना कोई कार्य किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हम उम्र साथियों के साथ रहना सीखना। पहले क्या दोस्ती बनाता है, अब क्या कहता है भैया रहना सीख जाता है, कब, उत्तर बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट है स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण, यानी कि स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण, यानी कि जो कुछ भी वो कर रहा है ना
सही कर रहा है, वो स्वयं के प्रति हितकर रहता है। अगला पॉइंट है संवेगों की अभिव्यक्ति का परिवर्तन होना, यानी कि जो संवेग हैं, क्रोध जैसे हो गया, हंसी हो गई, दुख हो गया, इनका जो है भैया क्या अभिव्यक्ति का परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट देख लेंगे भैया किशोरावस्था के बारे में, यानी कि जब बालक का बड़ा हो जाता है थोड़ा, यानी कि 12 वर्ष के बाद की जो एज है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो इसमें क्या होता है 12 से 18 के बीच में जान लेते हैं क्या होता है। उसका शारीरिक विकास होता है, क्या शारीरिक विकास होता है, और उसका मानसिक विकास भी हो जाता है। और अगला पॉइंट हो जाता है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्या होता है कि भैया बहुत सारे बालकों में क्या होता है कि जो भिन्नता है, उनके विचार हैं बहुत अलग अलग और घनिष्ठ भी होने लगते हैं। अगला है कि स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। क्या स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है कब? किशोरावस्था में होता है। और व्यवहार में क्या होती है? भिन्नता होती है। किसमें? ये होती है किशोरावस्था में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। कब होता है भैया? बुद्धि का जो अधिकतम विकास है ये कब होता है? किशोरावस्था में होता है। और रुचियों में तो परिवर्तन होता है, यानी कि एक बालक से दूसरे बालक में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी हर एक महीने में बोल सकते हो, कुछ दिनों में रुचियां जो हैं परिवर्तित होती रहती हैं। चलिए अगला पॉइंट जान लेते हैं। निरंतर विकास का जो सिद्धांत है इसके बारे में हम जान लेते हैं, यानी जो सिद्धांत हैं इनके बारे में जान लेते हैं। एक हो जाता है कि भैया निरंतर विकास का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया कि इसका अगर आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि विकास की जो प्रक्रिया है अविराम गति से चलती है, यानी कि विकास जो है हमेशा चलता रहता है, जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। अगला पॉइंट आपका है कि विकास का दिशा जो है भैया सिद्धांत, विकास की दिशा सिद्धांत, यानी कि जो आपका विकास हो रहा है बॉडी का कैसे हो रहा है, तो इसका जो विकास है कैसे होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है विकास, ना कि पैर से सिर की ओर होता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। परस्पर संबंध का सिद्धांत के बारे में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। इसमें क्या होता है कि भैया शारीरिक जो मानसिक संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर क्या होता है? संबंध होता है। अगला पॉइंट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इसके बारे में जान लेते हैं। विकास के प्रत्येक स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है सामान्य व विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। विकास सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर होता है ना। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब होता है कि विकास में वंशानुक्रम व वातावरण गुण दोनों की अंतःक्रिया क्या होती है? इसके अंतर्गत पाई जाती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा विकास का क्रम जो है ना क्या होता है? समान होता है। विकास जो होता है समान तरीके से होता है। एकीकरण का सिद्धांत के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा साफ साफ, इसका मतलब हो जाएगा कि पहले संपूर्ण अंग को फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है, यानी कि जो बालक है ना पहले संपूर्ण अंग फिर धीरे धीरे एक एक अंग को चलाना सीख जाता है। विकास क्रम का सिद्धांत का मतलब हो जाएगा विकास का जो क्रम है क्या होता है कि निश्चित तरीके से होता है। क्या होता है? निश्चित तरीके का होता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे ऐसा शेयर करें कि भैया बहुत अच्छे से हमें भी मोटिवेशन मिले, और उसके अलावा आपका कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब ही हमें एक मोटिवेशन देता है। और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।